तो अब इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक वाटर एयर, इसमें जो आता है फर्स्ट वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर के लिए जो बेस्ट डिसइंफेक्टेंट होता है या बेस्ट डिसइंफेक्शन जो वाटर का अपन कर सकते हैं वो होता है बेस्ट बाय बॉइलिंग। पर बॉइलिंग जो है ना वो बहुत जल्दी है ना वापस अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देता है, यानी बहुत जल्दी कंटेमिनेटेड भी हो जाता है। जितना बेस्ट है उतना जल्दी कंटेमिनेटेड भी हो जाता है। इसलिए सेकंड बेस्ट है जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो होता है क्लोरीन, बिकॉज इसका रेजिडुअल एक्शन भी होता है, बहुत दिन तक एक्चुअली चल जाता है। और दूसरा रेजिडुअल अगर क्लोरीन आप छोड़ दो वाटर के अंदर तो वाटर कंटेमिनेटेड नहीं होता है यूजुअली। देन कम्स यूवी रेज एंड ओजोन। बट क्लोरीन की है ना कुछ लिमिटेशंस हैं, ध्यान रखना। क्लोरीन का कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो क्लोरीन हैज़ नो इफेक्ट ऑन साइक्लोप्स, सिस्ट, ओवा, स्पोर, हेपेटाइटिस ए एंड पोलियो। ठीक है, इसकी एक डायरेक्टली वैसे याद हो सकते हैं साइक्लोप्सिस्ट, ओवा, स्पोर, हेपेटाइटिस ए एंड पोलियो को क्लोरीन का रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। अब इसकी छोटी सी ट्रिक आप याद कर सकते हो, ASP कॉप। ठीक है, ए से हो गया हेपेटाइटिस ए, एस से हो गया स्पोर, सी से हो गया सिस्ट और साइक्लो, ओ से हो गया ओवा और पी से हो गया पोलियो। तो ASP कॉप पे क्लोरीन का कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है क्लोरीनेशन इन वाटर। क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक्ट बेस्ट इफ़ pH इज़ अराउंड 7। ठीक है, तो नॉर्मल जो pH 7.4 और 7 में रहती है, तो क्लोरीन जो है बेस्ट एक्ट तभी करता है जब pH अराउंड 7 होती है। 33% अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर होता है। 2.5 ग्राम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो 1000 लीटर ऑफ वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकता है। हेलो, ओके, तो एक बार यहाँ से वापस रिस्टार्ट करते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जो होता है, क्लोरीन बेस्ट एक्ट करता है जब वाटर का pH अराउंड 7 होता है। अब देखो 33% अवेलेबल क्लोरीन होता है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। 2.5 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर 1000 लीटर ऑफ वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकता है। और क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन किसके थ्रू करते हैं अपन, हॉरेक्स एपरेटस के थ्रू करते हैं। देखना इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नाम पहली चीज़, हॉरेक्स एपरेटस के थ्रू क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन करते हैं। मतलब क्या है कि मुझे इस वाटर को, जैसे मान लो कोई एक लेक का वाटर सैंपल आता है और मुझे उस वाटर को डिसइंफेक्ट करना है, तो उस वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए मुझे कितना क्लोरीन उसमें डालना है, तो ये मैं एस्टिमेट करता हूँ हॉरेक्स एपरेटस से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिकेटर क्या होता है इसके अंदर, उसका नाम है स्टार्च आयोडाइड। ये ब्लर हो रहा है तो मैं इसको लिख देता हूँ आपसे, स्टार्च आयोडाइड, इसका इंडिकेटर होता है। अब ये हॉरेक्स एपरेटस होता है कैसे, देखो मैं वही डायलॉग बोलूँगा, फ़ोटो मैं एंड में दिखाऊंगा। बट देखो ऐसे कुछ 5-6 ऐसे बीकर्स होते हैं जो केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे ना 12th में। तो बीकर्स होते हैं, उनमें एक उसमें वाटर सैंपल्स होते हैं, उनमें एक के अंदर जो अपन क्लोरीन मिलाते जाते हैं, स्टार्च आयोडाइड होता है उसके अंदर। जिसमें भी चेंजेस सबसे अर्ली देखने को मिलते हैं वो कंसनट्रेशन अपन चूज़ करते हैं क्लोरीन की, कि भाई ये बेस्ट रहेगा इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। ओके, मेन डिसइंफेक्शन जो होता है क्लोरीन का वो किस वजह से होता है, ये भी ध्यान रखना। मेन डिसइंफेक्शन एक्शन जो होता है क्लोरीन का वो होता है हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से। और जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन है, इसकी वैल्यू एक दो, मतलब ये है कि 3-4 एग्जाम में एक बार पूछ लेता है किसी न किसी के थ्रू, तो और याद कर लेना, इसको इतनी टफ भी नहीं है। जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन जो होता है उसका लेवल होता है ड्रिंकिंग वाटर में देखना है अपन को, जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनमें देखना है, और साइक्लोप्स को अगर किल करना है उनमें देखना है। तो ड्रिंकिंग वाटर में तो मोर देन 0.5 mg/लीटर, ठीक है, इंटू 1 आवर, ये लेवल होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन का। स्विमिंग पूल में डबल कर दो 1 हो जाता है, साइक्लोप्स में डबल कर दो 2 हो जाता है। एक्चुअली मैंने अभी ऊपर क्या बताया था, सिस्ट और साइक्लोप, ठीक है, इन पे क्लोरीन का इफेक्ट नहीं होता, पर अगर इफेक्ट फिर भी अगर देखना है तो बहुत हैवी डोज देना पड़ेगा ना, इसलिए तो जो ड्रिंकिंग वाटर से उसे 4 टाइम्स डोज हो गया साइक्लोप्स के लिए।
ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर का तो याद रखना ही रखना है 0.5 mg/लीटर। अब जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन है उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं अपन, वो करते हैं क्लोरोस्कोप ऑर्थोटोलुइन टेस्ट के थ्रू। देखो अब ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे फिनिश हो गया है। पहली चीज़ हॉरक्स सेपरेटर ध्यान रखना, क्लोरीन एस्टिमेशन के लिए होता है। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन एस्टिमेशन के लिए क्या होता है, क्लोरोस्कोप, जिसको ऑर्थोटोलुइन टेस्ट करते हैं। हॉरक्स सेपरेटर्स का इंडिकेटर होता है स्टार्च आयोडीन। उसके बाद में ड्रिंकिंग वाटर में 0.5 होता है। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन स्विमिंग पूल में 1, साइक्लोप्स के लिए 2 होता है। क्लोरीन का रेजिडुअल इफेक्ट मतलब क्लोरीन का इफेक्ट किस किस पर नहीं होता, वो है एसपी कॉप, ए से हेपेटाइटिस ए, एस पी से स्पोर हो गया, सी से सिस्ट और साइक्लोप, ओ से ओवा और पी से पोलियो हो गया। अब देखो हार्डनेस ऑफ द वाटर। हार्डनेस ऑफ द वाटर क्या होती है कि सोप डिस्ट्रॉइंग पावर जो होती है ना वाटर की, उसे कहते हैं हार्डनेस ऑफ द वाटर। और जो हार्ड वाटर होता है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। अपन इसका एग्जांपल ऐसे बताऊं कि कई सिटीज़ होती है या सिटी टू सिटी में वाटर का भी वैरी करता है, स्टेट टू स्टेट भी करता है। जैसे जो पानी में झाग नहीं बनते बोलते हैं कई जगह पे, तो वो उधर का वाटर हार्ड होता है कि उधर वाटर हार्ड है, इस वजह से पानी में झाग नहीं बनते। सोप डिस्ट्रॉइंग पावर ही तो है ये हार्डनेस ऑफ द वाटर, तो वही चीज़ है। बट हार्ड वाटर जो होता है वो हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं उसके। अब इन 2 तरीके के हो सकते हैं हार्ड वाटर, या तो वो टेम्प्रेरी अभी हुआ है और बाद में वापस सही हो जाएगा, कोई इसमें चीज़ नहीं है इस वजह से टेम्प्रेरी हार्ड हो गया वाटर, या फिर परमानेंटली हमेशा से ही हार्ड था और अभी भी हमेशा फ्यूचर में भी हार्ड रहेगा। तो अगर टेम्परेरी वाटर हार्ड है तो वो किस किस चीज़ की वजह से हो सकता है, वो होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम की उसमें मिक्सिंग की वजह से, या बाइकार्बोनेट की मिक्सिंग की वजह से। देखना जो टेम्परेरी होता है, जैसे इसका भी एक मैंने ट्रिक बनाई थी इस टाइम, बायोकेम, ठीक है, बायोकेम। अब बायोकेम जो है टफ सब्जेक्ट है, अपन परमानेंट उसको याद नहीं रख सकते, टेम्परेरी याद रखने का ही होता है ना, तो इसलिए टेम्परेरी मिक्सिंग वाला जो हो गया उसमें बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। और जो परमानेंट है, जो परमानेंटली वाटर की हार्डनेस को बढ़ा के रखते हैं वो है CnS, C से क्लोराइड, N से नाइट्रेट्स और S से सल्फेट्स। ओके, अब परमानेंट हो या टेम्परेरी हार्डनेस हो वाटर की, इन दोनों को अपन ऐसा अगर ट्रीट करना हो तो अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, या तो बॉइलिंग कर दो उस वाटर की, या उसमें सोडा लाइम ऐड कर दो, या परम्यूटेट ऐड कर दो, या बेस एक्सचेंज कर दो उस वाटर का। इन 4 चीज़ों को करेंगे तो अपन को जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कैसे करते हैं। तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर इज़ डन बाय सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कब करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर अपन जब करते हैं अगर हार्डनेस का लेवल 150 mg/लीटर से ज़्यादा होता है, या मोर देन 3 mg/लीटर या उससे ज़्यादा होगा तो, ठीक है। यहाँ तक एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, बैक्टीरियल इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। ये ना ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन कमिंग्स में से है। सिर्फ 4 लाइन है वर्ड टू वर्ड याद करने की। पहला, कॉलीफॉर्म्स या ई-कोलाई, ठीक है। ई-कोलाई जो होता है बैक्टीरिया, उसी को कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर बैक्टीरियल इंडिकेटर वाटर सप्लाई की बात करें तो इसमें बेस्ट और ओवरऑल कौन सा बैक्टीरिया होता है, कॉलीफॉर्म्स या फिर ई-कोलाई जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है। अगर मैं प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट करता हूँ तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, ठीक है। प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट करता हूँ मैं तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया वाटर क्वालिटी का, ओके। और इसको है ना, इस टेस्ट को अपन मल्टीपल ट्यूब मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ये एक वही चीज़ थी। और अगर मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करूँ तो वो होता है इक्विपमेंट टेस्ट। क्या कन्फ्यूजन हो गया, अपन देखते हैं। बैक्टीरियल इंडिकेटर वाटर क्वालिटी की बात कर रहे थे। फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन ओवरऑल बेस्ट बैक्टीरिया होता है चेक करने के लिए, उसका नाम है ई-कोलाई या कॉलीफॉर्म्स। ये तो हो गया बैक्टीरिया का नाम, चेक कर रहे थे वाटर क्वालिटी बैक्टीरियल इंडिकेटर से, पर टेस्ट का नाम भी तो बताएंगे ना अपन। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एक, और उसके बाद कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पूछे तो नाम में प्रिजम्पटिव लिखा है, ठीक है, प्रिज्यूम करा हुआ है, तो प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट, फिनिश। और डायग्नोस्टिक की बात करें तो इक्विपमेंट
टेस्ट, ये डायग्नोस्टिक हो गया। हम नेक्स्ट देखो, अगर रिसेंट कंटेमिनेशन चेक करना है 3 to 4 डेज में, ठीक है ये वाला, तो अपन फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई चेक कर सकते हो उसमें। और अगर रिमोट कंटेमिनेशन चेक करना है कि 3 to 4 वीक में, ध्यान देना रिसेंट कंटेमिनेशन में 3 to 4 डेज़ में अगर मेरे को चेक करना है, अगर रिसेंट कंटेमिनेशन मीन्स कि भाई ये वाटर 3-4 दिन पहले ख़राब करा गया है, कंटेमिनेट करा है, या फिर इस वाटर को 3 से 4 वीक पहले कंटेमिनेट करा गया है। अगर 3 से 4 दिन पहले कंटेमिनेट करा है तो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई मिलेगा, और अगर 3 to 4 वीक पहले कंटेमिनेट करा गया है तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस या क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई मिलेगा। कॉलीफॉर्म के साथ तो इस चीज़ को आप कंफ्यूज करोगे नहीं, ये चीज़ तो मैं समझ गया, बट कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई फीकल को आप 3 to 4 वीक में आता है या 3 to 4 डेज़ में आता है। तो ऐसे ध्यान रखना, जब भी प्यूट्रिफिकेशन होता था, ठीक है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग में बॉडी में, तो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता था? होता क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस या क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई जो गैस प्रोडक्शन वगैरह करता है, तो वो भी इतने ही टाइम में आता है। प्यूट्रिफिकेशन में तो टाइम लगाता है ना 3 वीक, अब अराउंड 1 month और 3 वीक का टाइम लगाता है। तो ये लास्ट वाला होगा। ओके, अब देखो प्रॉब्लम विलेज की डेफिनेशन ध्यान रखनी है। प्रॉब्लम विलेज वो विलेज होता है जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर को लेके इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम होती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कम होती है। एग्जांपल के लिए अगर पानी लेने के लिए गोइंग एंड कमिंग का डिस्टेंस, ठीक है, लोगों को 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो डेप्थ ऑफ वाटर लैंड में 15 मीटर से कम है, तो एलिवेशन अगर 100 मीटर से ज़्यादा है तो, और उस वाटर में अगर कुछ मिलावट है या फिर उसमें ना एक्सिस ऑफ दी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है, जैसे आयरन, सॉल्ट, आर्सेनिक, फ्लोरीन, इनका एक्सिस है, तो ऐसा विलेज प्रॉब्लम विलेज की डेफिनेशन में आता है। ये भी आ चुका है, ठीक है। वाटर क्वालिटी सैंपल कलेक्शन कैसे करना है? वाटर क्वालिटी सैंपल कलेक्शन, पहली चीज़ तो कलेक्शन बॉटल का नाम याद करना है आपको, उसका नाम है विंचेस्टर क्वार्ट बॉटल। TDS तो आप सब अपन जानते ही हो, TDS लेस देन 500 होनी चाहिए। अब कैसे कलेक्ट करना होता है? पहली चीज़ जो टैप है उसको गर्म करो, ठीक है, टैप को गर्म करो और वाटर को 2 मिनट तक नॉर्मली फ़्लो होने दो। जब 2 मिनट तक वाटर नॉर्मली फ़्लो हो गया टैप को गर्म करने के बाद में, फिर आप जेंटल स्टीम जो होता है, ठीक है, विदाउट स्प्लैशिंग, यानी पानी ज़ोर से नहीं गिरा, अपन जो भी एपरेटस है उस पर बॉटल में ज़ोर से पानी नहीं गिरा, जेंटली पानी भर के उसमें पैक करके अपन उसको चेक कर लेंगे वाटर सैंपल को। तो यहाँ तो अपन ने बात कंप्लीट करी वाटर की। अब देखते हैं एयर। एयर जो होती है उसको असिस्ट करने के लिए, ठीक है, कार्टर थर्मामीटर का यूज़ करा जाता है। कार्टर थर्मामीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू असिस्ट लो एयर वेलोसिटी। ओके, फिर एनीमोमीटर एयर वेलोसिटी को असिस्ट करने के लिए काम में आता है। स्लिंग साइकोमीटर और स्लिंग हाइग्रोमीटर, ये दोनों एयर की ह्यूमिडिटी को असिस्ट करने के लिए काम में आते हैं। फिर विंड वैन आती है, जो वो क्या होती है, वो मुर्गी बनी हुई होती है ना, जिसमें वो इधर उधर हवा से घूमती रहती है, वो एयर डायरेक्शन के लिए असिस्ट करने के काम में आती है। फोटोज़ में एंड में वही दिखाऊंगा। पर कैपिटा एयर जो होती है वो 1000 to 1200 फीट क्यूब पर आवर चेंज होनी चाहिए। एयर चेंजेस पर आवर इन अ लिविंग रूम, कोई भी लिविंग रूम में कंप्लीट एयर चेंजेस 2 से 3 बार होना चाहिए पर आवर। एग्जॉस्ट एयर वेंटिलेशन क्या होता है? देखो एग्जॉस्ट आपको पता है जो अंदर की एयर को बाहर फेंकता है, पर प्लेनम वेंटिलेशन एक नई टर्म है जो मैंने लिख रखी है, मैंने एग्जॉस्ट में लिखा नहीं है तो मैंने आपको वर्बली बता दिया। पर प्लेनम वेंटिलेशन ध्यान रखना। प्लेनम वेंटिलेशन क्या होता है कि बाहर फ्रेश एयर है उसको आप उल्टा एग्जॉस्ट लगा दिया एक्चुअली आपने, ठीक है, बाहर अंदर की एयर को बाहर नहीं ला रहा, आपने उल्टा लगाया, मतलब बाहर की एयर को अंदर फेंक रहा है, यानी बाहर फ्रेश एयर जो है उसको अंदर पुश कर रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्लेनम वेंटिलेशन। अब देखो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ये कौन डिसाइड करता है या कौन मेज़र करके अनाउंस करता है? वो है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड जो होता है दिल्ली में है। बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो है एयर पोल्यूशन का, उसका नाम क्या है? लाइकन जो होता है ना वो। ओवरऑल बेस्ट इंडिकेटर या बेस्ट केमिकल इंडिकेटर होता है SO2। बाकी जो इंडिकेटर एयर पोल्यूशन के वो है NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, SPM एयर पोल्यूशन,
इंडेक्स, सॉइलिंग इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ हिज। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर स्केल 0 to 58 दैट मीन्स इट्स गुड एंड ग्रीन, बढ़िया एयर है, 51 to 100 तो सेटिस्फैक्ट्री है, और अगर उससे ऊपर है या 400 से लेकर 500 है तो एक्सट्रीमली पुअर है, रेड जोन है। वही सेम इसमें पार्टिकल्स हैं जो एयर क्वालिटी में दिक्कत रहती है वो सारे। अब देखो साउंड जो है, टॉलरेबल साउंड लेवल जो ह्यूमन ईयर्स का होता है वो होता है 85 to 90 डेसिबल का होता है। ऑडिटरी फैटिग आ जाता है मोर देन 90 डेसिबल के बाद में। किसी को अगर मोर देन 100 डेसिबल एक साथ साउंड देते हैं तो परमानेंट हियरिंग लॉस के चांसेस होते हैं, और अगर मोर देन 150 to 160 डेसिबल साउंड सडन मिलता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। जो हॉस्पिटल वार्ड्स होते हैं वहाँ पर रिकमेंडेड साउंड लेवल जो होता है वो 20 to 35 डेसिबल होता है। हाउसिंग की बात करें, हाउसिंग में जो ओवर क्राउडिंग का क्राइटेरिया होता है वो होता है मोर देन, अगर एक रूम में मोर देन 2 पर्सनस रह रहे हैं, पर कैपिटा स्पेस लेस देन 70 to 90 फीट स्क्वायर है, एंड सेक्स सेपरेशन नहीं है अवेलेबल मोर देन 9 ईयर ऑफ द एज के बाद, एंड दिस इज द ओवर क्राउडिंग क्राइटेरिया मस्ट टू नो। रेडिएशन क्या है, इसमें ध्यान के रखना है, तो थिकनेस ऑफ द लेड एप्रोन 0.5 mm होती है, जो रेडियोलॉजिस्ट पहनते हैं ना वो वाला। फिर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है आउट ऑफ द हाउस, सबसे बड़ा इस पूरे अर्थ पे अगर बात करें जो रेडिएशन का सोर्स है वो है सन। अगर हाउस के अंदर देखें, हाउस के बाहर सन है, हाउस के अंदर टीवी है, और मैन मेड है जो सबसे वर्स्ट रेडिएशन जो सोर्स है वो है एक्सरेज। परमिसिबल रेडिएशन एक्सपोजर जो एक आदमी को होता है या नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन या एज अ मैन अलाउड होता है वो 5 रेड्स पर पर्सन पर ईयर, और प्रेगनेंसी में इसको 0.5 ही अलाउड करते हैं अपन। स्टेट वेयर जो ठीक है, स्टेट विच रिसीव मैक्सिमम सोलर रेडिएशन, यानी सन का सबसे ज़्यादा रेडिएशन कौन से स्टेट को आता है, राजस्थान को आता है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, एक होता है TLD बैच, ठीक है, ये हर है ना 3 से 4 मंथ में जो भी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उस बैच को पहन के रखते हैं। फ़ोटो भी आ चुका है इसका पेपर में, कोई PY के वगैरह में देखा होगा, इसमें PSN में इसको नहीं कराता था, रेडियो में कराते हैं। तो TLD बैच 3 से 4 मंथ का होता है इसका टाइम, रेडियोलॉजिस्ट को पहन के रखता है पूरी ड्यूटी के टाइम में, और ये हर 3-4 महीने में जाता है डिपार्टमेंट में, और रेडिएशन एक्सपोजर चेक करा जाता है उस बैच का, और जितना उसका होता है वही उतना ही जिस पर्सन ने उसको वियर करा होता है ड्यूरिंग द ड्यूटी उसका माना जाता है रेडिएशन एक्सपोजर, और इस हिसाब से उसको वर्किंग के लिए अलाउड किया जाता है। अब वाटर डिस्पोजल में एक होता है रिफ्यूज़ मीन्स सॉलिड वेस्ट फ्रॉम रूम स्ट्रीट इंडस्ट्री। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम रूम स्ट्रीट इंडस्ट्री को रिफ्यूज़ कहते हैं। गार्बेज क्या होता है, गार्बेज इज़ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द किचन। सीवेज जो है लिक्विड वेस्ट कंटेनिंग एक्सक्रीटा सीवेज। स्लज क्या है, लिक्विड वेस्ट विदाउट द एक्सक्रीटा। ये सब बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। बेस्ट डिस्पोजल मेथड सैलिडी लैंडफिल्स होता है जिसको कंट्रोल टिपिंग कहते हैं। सीवेज के थ्रू पोलियो ट्रांसमिशन होता है, फीको ओरल। एंड स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज कैसे चेक करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, उसकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, और सस्पेंडेड सॉलिड से। अब बात करेंगे अपन मेडिकल एंटोमोलॉजी के बारे में, जो मस्कीटोज वगैरह इन सब चीज़ के रिगार्डिंग। देखो तो ये जो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक ख़त्म होता है, अब मेडिकल एंटोमोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंट में तो वर्ड टू वर्ड जितने भी PYQ थे अब तक के सारे डिस्कस करे अपन ने। मेडिकल एंटोमोलॉजी ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 2 ही पेज का है मेडिकल एंटोमोलॉजी, बट इसके मस्ट है क्वेश्चन, या तो पिक या ये। अब देखो वेक्टर और कौन सा डिजीज़ होता है उस वेक्टर से। देखो सैंड फ्लाई, जिसको फ्लेबोटेमस फ्लाई कहते हैं, वो कालाजार करती है, ओरिएंटल सोर करती है, सैंड फ्लाई फीवर करती है, ओराया फीवर करती है। TCTC फ्लाई, जिसे ग्लोसियाना कहते हैं, वो स्लीपिंग सिकनेस ऑफ अफ्रीका करती है। रेडोविड बग, जिसे किसिंग बग या असेसियन बग भी कहते हैं, वो चांगस डिसीज़ करती है। रेड फ्लिया, जिसको जिनोक्सिला च्यूपिसिस कहते हैं, वो प्लेग करती है, एंडेमिक टाइफस करती है, एंड शिग्रोसिस करती है। अब बात करते हैं सॉफ्ट और हार्ड टिक की। सॉफ्ट टिक रिलैप्सिंग फीवर करती है, क्यू फीवर करती है एनिमल्स में, एंड
काइनोसुर फॉरेट डिसीज KFD, काइनोसुर है, काइनोसुर फॉरेट डिसीज आउटसाइड इंडिया करती है। हार्टिक है, हार्टिक टुलेरेमिया करती है। बेबेसियोसिस, टिक पैरालिसिस, टिक एंसेफलाइटिस। काइनोसुर फॉरेट डिसीज इंडिया में जो हेमोफाइलिसिस के थ्रू होता है। टिक हिमरेजिक फीवर, कोंगो फीवर जो हाइपोवोली में होता है जिसके अंदर। देन इंडियन टिक टाइफस, ठीक है, ये सब चीज़ें हार्ट टिक कर रहा है। लाउस जो है एपिडेमिक टाइफस, ट्रेन फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, पेडिक्लोसिस करता है। और ब्लैक फ्लाई जो सिमुलम है वो ऑनक्रोनोसिस करता है। रिवर ब्लाइंडनेस जो कि इंडिया में नहीं देखा जाता। अब देखो इसकी है ना कोई ट्रिक नहीं है एक्चुअली। देखो भाई बार बार पढ़ते 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 याद करना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये था नहीं था, ये सब चीज़ें। इसको मैं रिपीट भी कर दूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने कॉमन देखे एग्जांपल्स, वो तो तुम देख लेना। पहला है भाई काला अज़ार हो गया, सैंड फ्लाई हो गया, स्लीपिंग सिकनेस, चैगर्स डिजीज़, प्लेग, एंडेमिक टाइफस, फ्यू फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, टुलेरेमिया, बेबेसिया, ठीक है, कोंगो, टिक हिमरेजिक फीवर, इंडियन टिक टाइफस। ऑलमोस्ट इसमें से सब पूछे जा चुके हैं लिस्ट में से। ओके, देखो वेक्टर की बात करते हैं अगर, तो जो रूरल मलेरिया होता है उसका वेक्टर है, गांव में जो मलेरिया होता है उसका वेक्टर है एनोफिलस क्यूलिसीफेसिस। एनोफिलस क्यूलिसीफेसिस रूरल मलेरिया करता है, और अर्बन मलेरिया करता है एनोफिलस स्टेफेंसी। ठीक है, अर्बन वाला मलेरिया करता है, एनोफिलस मलेरिया करता है तो आपको पता ही है, ठीक है। पर क्यूलिसीफेसिस, ठीक है, ये तो हो गया रूरल, और अर्बन वाला हो गया स्टेफेंसी। ऐसे समझ सकते हो भाई, सिर्फ इसका ही आइडिया लगा सकते हैं। क्यूलिसीफेसिस बचा हुआ हो जाएगा। स्टीफन थोड़ा अंग्रेज वाला नाम है ना, तो ये अर्बन में आ जाएगा। फिर 400 मीटर जो एयरपोर्ट्स होते हैं ना, उनके अराउंड 400 मीटर की रेंज में मॉस्किटो फ्री रखना होता है अपन को। ये ध्यान रख लेना कि भाई कोई मॉस्किटो एयर जो फ्लाइट है उसके अंदर बैठ के किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करके कोई डिजीज़ नहीं फैलाते, ठीक है, इसलिए। अब देखो एनोफिलस, क्यूलेक्स, एडिस और मानसूनी को अपन डिस्कस करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एनोफिलस, क्यूलेक्स, एडिस, मैनसोनी। जो एनोफिलस मच्छर है वो मलेरिया करता है, क्यूलेक्स जैपनीज एन्सेफलाइटिस करता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस करता है, वेस्ट नाइल फीवर करता है। एडिस डेंगू करता है, येलो फीवर करता है, जीका वायरस को ट्रांसमिट करता है, और चिकनगुनिया फीवर करता है, और बुर्गेनियन फाइलेरियासिस मानसूनी करता है। जो एनोफिलस मच्छर है उसको सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लीन वाटर में अपनी ब्रीडिंग करता है, ठीक है। और जो क्यूलेक्स है उसको न्यूसेंस मॉस्किटो कहते हैं, क्योंकि ये गंदे वाटर में करता है ब्रीडिंग। एडिस को टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। इसके बॉडी पे ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं टाइगर जैसे। आर्टिफिशियल कनेक्शन ऑफ द रेन वाटर जो होता है वहाँ पर एडिस सब में ग्रोथ करता है, इसलिए डेंगू होता है। और जो एक्वेटिक प्लांट में करता है वो है मैनसोनी। एग्स की बात करें तो सिर्फ एनाफिलस के एग की बात करी हुई है। लेटरल फ्लोट वाले एग्स होते हैं, बोट शेप्ड एग्स होते हैं। लार्वा जो होता है एनाफिलस मच्छर का वो पैरेलल टू वाटर सरफेस रहता है उसमें, ठीक है। जैसे वाटर की सरफेस है ना, तो वो बस इधर ऊपर ही चिपका रहता है, डायरेक्टली ऑक्सीजन ले लेता है सरफेस से। पर इसकी जगह जो क्यूलेक्स और एडिस मच्छर है उनमें साइफन ट्यूब, एक ट्यूब होती है रहते पानी के नीचे, और वो ट्यूब ऊपर निकाल के रखते हैं जहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। और जो मैनसोनी है वो तो एक्वेटिक प्लांट से डायरेक्ट उनकी रूट पे अटैच होकर उनकी रूट से ही ऑक्सीजन खींच लेता है। फिर एडल्ट की बात करें इसमें, तो एडल्ट जो मच्छर होता है इसमें, जो एनाफिलस होता है वो 45 डिग्री पर बैठकर बाइट करता है। उसके विंग्स पे ब्लैक स्पॉट्स होंगे। जो क्यूलेक्स है वो हंच पोस्चर होता है, और हंच पोस्चर सेम इसका एडीज का भी होता है, पर वो टाइगर जैसे उसमें वाइट स्ट्राइप्स होते हैं। और फ्लाइट रेंज जो है एडीज की वो है 100 मीटर।
हम बात करें मॉस्किटो कंट्रोलिंग की, तो फिजिकल मेथड होते हैं मॉस्किटो कंट्रोलिंग के कि सोर्स रिडक्शन करो। बेस्ट जो होता है वो होता है सोर्स रिडक्शन करो, प्राइमोडियल वाला, ठीक है। बाकी मॉस्किटो नेट्स लगा लो, ये भी पूछा गया है कितनी उसमें छेद होने चाहिए, 150 होल होने चाहिए 1 इंच में और 0.0475 इंच के। केमिकल अपन यूज़ कर सकते हैं DDT, पायरेथियम, मैलेथियन, पेरिसग्रीन। पेरिसग्रीन जो है वो एंटी लार्वा स्टमक पॉइजन है, और DDT, पायरेथियम, मैलेथियन ये एंटी एडल्ट नर्व कॉन्टैक्ट पॉइजन है। ये एसिटाइल कोलिन एस्टेज को इनहिबिट कर देता है उनके अंदर। और बायोलॉजिकल ये भी पूछा गया है, सब ज़्यादातर ये पूछता है बायोलॉजिकल और ये केमिकल। जो बायोलॉजिकल है वो गैम्बूसिया फिश है, ठीक है। इसको आप उस पानी में डाल दो जहाँ पर आपको लगता है मच्छर ब्रीड कर रहे हैं, ये उसके लार्वा को खा जाती है, मच्छर के एनाफिलस लार्वा को खा जाती है। DDT, पायरेथियन, मैलेथियन कौन से हैं? नर्व कॉन्टैक्ट पॉइजन है। पेरिसग्रीन जो है वो एंटी लार्वा वाला है, और ठीक है। एनाफिलस मलेरिया कर रहा है। क्यूनिक जेफरीज एन्सेफेलाइटिस, फाइलेरियासिस, वेस्ट नाइल फीवर, डेंगू, येलो फीवर, जिका, चिकनगुनिया, एंडीज, मानसूनिया एक्वेटिक प्लांट में कर रहा है, रूट से ऑक्सीजन लेता है। एडीज टाइगर मस्किटो है, आर्टिफिशियल कलेक्शन से रेन वाटर के यहाँ पर जन्म लेता है ये, और इसमें स्ट्राइप्स होते हैं। क्यूलेक्स है जिसमें हंच पोस्चर होगा, साइफन ट्यूब होगी, डर्टी वाटर में होता है, न्यूसेंस मॉस्किटो कहते हैं। एनाफिलस सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो है, क्लीन वाटर में करता है, बोट शेप्ड होते हैं फ्लोट, और ये 45 डिग्री पे पोस्चर होता है इसका। वेक्टर देख लो, जो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का क्यूलेक्स था ना, वो था क्यूलेक्स ट्राइटेनोरिकस। वेस्ट नाइल फीवर का है क्यूलेक्स पिपियंस। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस का है क्यूलेक्स ट्विन की फेशिएटस, जो क्यूलेक्स फैटिगन्स होता है। ओके, इसके साथ ये कंप्लीट होता है। मैं एक से रुकना, मैं काम करता हूँ, सोशल वाला जो है ये करा के पिक्स आज डिस्कस कर देता हूँ फाइनली, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अपने इसमें कोर्स में। तो सोशल साइंस एंड हेल्थ की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सोशल स्ट्रक्चर पैटर्न्स और रिलेशनशिप इन सोसाइटी जो होती है, ठीक है, उन्हें कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। सोशल पैथोलॉजी क्या है? रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स इन कॉजेशन ऑफ अ डिजीज़। ये सोशल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या है? ये रिलेशनशिप के पैटर्न्स है सोसाइटी में, और इनका ही जो रोल होता है कॉजेशन ऑफ अ डिजीज़ में, वो होती है सोशल पैथोलॉजी। अब डेफिनेशन तो हो गया, देखो कल्चर इज द लर्न बिहेवियर विच इज सोशली एक्वायर्ड। मैंने अपने पापा से सीखा, मेरे पापा ने अपने दादा से, उन्होंने उनके पापा से, ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ सीखते आ रहे, उसे कहते हैं कल्चर। अकल्चराइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ द टू कल्चर, जिससे कल्चरल कॉन्टैक्ट कहते हैं। अब ये हो सकता है एजुकेशन से, मैरिज से, ट्रेडिंग से, कॉमर्स से, ठीक है, कि भाई हिंदू हो गए और कोई और, जैसे क्रिश्चियन हो गए, पंजाबी, मुस्लिम, ठीक है, कोई अगर इस टाइप में मैरिज कर रहा है या कोई एजुकेशन दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ में, या फिर कोई ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मान लो मैं रशियंस के साथ, तो मैं उनका कल्चर सीखता हूँ, मेरा कल्चर सीखता है, इस टाइप की चीज़ें। फिर इंटरनाइजेशन, ये है इम्बाइबिंग समवंस एल्स वैल्यूज़ एंड मेक देम योर ओन। कि छोटा बच्चा है, वो अपने पापा को कोई चीज़ करते हुए देख रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, तो फिर वो चीज़ खुद करना है, सीख के, है ना। इम्बाइबिंग समवंस एल्स वैल्यूज़ एंड मेक देम योर ओन। देखो ओपिनियन, बिलीफ और एटीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है? ओपिनियन एक टेम्परेरी प्रोविजनल व्यू होता है किसी पॉइंट पे डिबेट के। तो मेरे ओपिनियन में मेरे सामने विंडो के बाद ये चीज़ खड़ी है, ये कार है। अब बिलीफ क्या होता है? ठीक है, मोर और लेस परमानेंट होता है, ठीक है, और ये एक स्टेबल व्यू होता है किसी भी पॉइंट पे डिबेट के अंदर। बट ये एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर चेंज करा जा सकता है इस बिलीफ को, ठीक है। एग्जांपल के लिए, अब ये कार तो है सच में, ये मेरा ओपिनियन है। अगर कोई मेरे सर पे बंदूक रखे बोले नहीं है इसको कार नहीं, इसको बोले कुत्ता है, तो मैं जाहिर सी बात है उसको कुत्ता बोलूँगा। तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई। या फिर कोई और एग्जांपल बोलो कि अपन सोचते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काटती है, ठीक है, तो उससे कुछ बुरा होगा, तो ये मेरा ओपिनियन है। और बिलीफ अगर होता है ये, पर एग्जाम्पल ये, मैं किसी मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, तो बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैं वेट नहीं करूँगा कि यार 10 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, बिल्ली काट गई, मैं उस टाइम निकल जाऊँगा। तो एक्सट्रीम सिचुएशंस में बिलीफ होता है जिसको चेंज कर दिया जाए। एटीट्यूड क्या है?
परमानेंट वेज ऑफ बिहेवियर होते हैं बेस्ड ऑन दी बिलीव्स, ठीक है, बिलीफ के ऊपर ये बेस्ड एक परमानेंट होता है, ये कभी नहीं बदलता, ठीक है। और देखो फैमिली साइकिल इजी है, इम्पोर्टेंट है। ये 6 स्टेजेस होते हैं फैमिली साइकिल के। फॉर्मेशन, फैमिली फॉर्मेशन मीन्स मैरिज से लेकर पहले चाइल्ड बर्थ तक का टाइम होता है फॉर्मेशन का। फिर एक्सटेंशन होता है फर्स्ट चाइल्ड बर्थ से लेकर सेकेंड चाइल्ड बर्थ तक का। फिर होता है कंप्लीट एक्सटेंशन, लास्ट चाइल्ड बर्थ से लेकर सेकेंड नहीं सॉरी मैरिज से लेकर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हो गया फॉर्मेशन, एक्सटेंशन हो गया फर्स्ट चाइल्ड बर्थ से लेकर लास्ट चाइल्ड बर्थ तक का एक्सटेंशन हो गया। और कंप्लीट एक्सटेंशन होता है कि लास्ट चाइल्ड बर्थ से लेकर फर्स्ट चाइल्ड जब घर छोड़ के जाता है, ये होता है कंप्लीट एक्सटेंशन। अब फर्स्ट चाइल्ड घर छोड़ के गया, उसके बाद से लास्ट चाइल्ड घर छोड़ के गया, तो यहाँ शुरू हुआ कॉन्ट्रैक्शन। और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो लास्ट चाइल्ड घर छोड़ के गया उसके बाद डेथ ऑफ दी वन स्पाउस, ये होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। और डिसोल्यूशन मीन्स जो वन स्पाउस की डेथ से लेकर जो अनदर जो स्पाउस बचा था उसकी भी डेथ होगी, डेथ मीन्स एक्सटेंशन और डिसोल्यूशन हो गया। ये है बहुत ईजी, सुनने में भी ईजी लग रहा होगा ना, बट ये सीरीज़ जब तक आपको याद नहीं होती कि भाई फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, फिर कंप्लीट एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और फिर डिसोल्यूशन, तो ये सीरीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग हो जाता है क्वेश्चन इसमें बहुत बार, ठीक है। बोल देगा कोई एग्जांपल दे देगा कि एक कपल है साथ में रह रहा है, अभी फॉर्मेशन है, एक कपल है 2 बच्चे हो गए, ठीक है, तो अभी वो एक्सटेंशन में है, एक बच्चा घर छोड़ के गया है तो अभी उसमें है, मतलब नहीं वो भी कॉन्ट्रैक्शन में है, ठीक है। ऐसे टाइप के एग्जांपल्स इसमें आते हैं, क्योंकि ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछता, एग्जांपल देगा और फिर पूछेगा। जैसे भी फैमिली सिस्टम आएगा ना, ये और ये दोनों में से एक चीज़ आ जाती है। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें मैरिड कपल है विद और विदाउट किड्स। जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा तो मैरिड कपल्स हैं, बच्चे हो या बच्चों के साथ, और जो मेल्स होते हैं वो ब्लड लाइन से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे जिनका कॉमन किचन है, कॉमन इनकम पूल है, कॉमन प्रॉपर्टी है, ये होती है जॉइंट फैमिली, ठीक है। फिर 3 जनरेशन फैमिली जिसमें 3 सक्सेसिव जनरेशन है, दादा पापा और बच्चा। न्यू फैमिली होती है जिसकी शादी को 10 साल से कम टाइम हुआ होता है। कम्युनल फैमिली जिसमें हर मेंबर का एक डिफाइंड रोल होता है। ब्रोकन फैमिली जहाँ पे या तो पेरेंट्स साथ में रहते नहीं है, डेथ हो गई, डाइवोर्स हो गया, लीगल सेपरेशन है। प्रॉब्लम फैमिली, फैमिली जो है लेग्स इन प्रोग्रेस, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कोई जैसे मान लो कि भाई वही माँ बाप और 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक फैमिली में और एक फैमिली वही माँ बाप 2 बच्चे हैं। एक फैमिली तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, माँ बाप कुछ नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और एक है भाई ठीक है वो ग्रोथ कर रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे जिंदगी, तो ये प्रॉब्लम फैमिली होगी, ठीक है। तो ये दोनों का अच्छे से देखना, एक बार समझोगे उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब कुपुस्वामी स्केल है। अब इसमें तुमको एक स्टोरी बताऊंगा मैं, सिंपल याद हो जाएगा। ऐसे देखो, कुपुस्वामी जी है ना अपनी लड़की के लिए लड़का देखने आए हैं। अब कोई भी बाप अपनी लड़की के लिए लड़का देखता है तो क्या पूछेगा कि लड़का पढ़ा लिखा कितना है, अच्छा ठीक है डॉक्टर है, तो सर मतलब ऐसे पूछेगा ये पढ़ा लिखा कितना है, बोला सर ठीक है अच्छा MBBS करी है, तो बोलेगा ऑक्यूपेशन क्या है, काम क्या करता है, बोला अच्छा डॉक्टर है, तो बोलेगा इनकम कितनी है, बोला अच्छा इतनी इनकम है। तो एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम इज़ द 3 थिंग्स इंक्लूडेड इन द कुपुस्वामी स्केल। और इसमें अपर क्लास का स्कोर होता है 26 से 29। फिर GDP और GNP 2 चीज़ें होती हैं। GDP है टोटल इनकम जनरेटेड इन अ कंट्री, ये तो आपको पता होगा। GNI क्या है, GDP के साथ में इनकम फ्रॉम अब्रोड जो आ रही है, भाई कंट्री से जो इनकम हो रही है तो GDP है। GNI का ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, जो GDP प्लस जो बाहर से इनकम आती है उसे कहते हैं GNI। ओके, अब मैं इसको यहाँ पॉज करता हूँ और अब मैं पिक्स करा देता हूँ, ठीक है। ये PSM के सारे बढ़िया PYQs आ जाएंगे हम यहाँ पे। देखो ये फ़ोटो जो है ये नेशनल हेल्थ मिशन का फ़ोटो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे मैं कहूँगा नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में आया था,
ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का। इसे चला कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें जितने भी प्रोग्राम चलते हैं ना, RMNC, ये जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ वाला अपन ने पढ़ा था, NPCB TB वाला, लेप्रेसी वाला, ठीक है, मलेरिया का, जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो सब नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर चलते हैं। मेजर टारगेट है इसमें जो MMR है लेस देन 100 पर लाख करनी है लाइफ बर्थ। जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो लेस देन 25 करनी है पर 1000 लाइफ बर्थ। और टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 रखनी है, करेंटली जो 2.2 है। अब ये देखो, ठीक है, फ़ोटो ध्यान रखना, ये भाई फैमिली है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और पीछे सन है। अब ये देखो, ये जड़ी बूटी दिख रही है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो जड़ी बूटी से बन रही है उसमें होती है। इसको आयुष्मान भारत प्रोग्राम बोलते हैं वो अपन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपन आयुष्मान भारत प्रोग्राम कहते हैं। जो अंदर की डिटेल है चाहो तो पढ़ सकते हो, बट इतना फोटो जानना ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत स्कीम। यहाँ देखो, यहाँ पर एग्ज़ाम में क्या करेगा, इसको तो काट देगा, इसको भी काट देगा। अब इतना तो दिखेगा ना, इसमें फेफड़े तो दिखेंगे ना आपको, तो ध्यान में रखना, नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। ओके, ये फ़ोटो आएगा, ऐसा का ऐसा भी आ सकता है, या डॉट्स हटा सकता है इसमें से, या ये हटा सकता है। पर ये आदमी जब ऐसे दिखेगा ना आपको, हाथ फैला के ऐसे शाहरुख खान जैसे खड़ा है, तो ये डॉट्स का लेप्रेसी वाला है। ओके, सॉरी, अरे वो तो टीवी में होता है ना डॉट्स, तो लेप्रेसी का तो अभी वो आएगा, और हाथ में कमल पकड़ा रखा था जो, अभी बताता हूँ। ठीक है, डॉट्स जो है TB का, सॉरी, ठीक है, डॉट्स का TB का ट्रीटमेंट होता है, ये उसका है। TB वाला ये फ़ोटो तो है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, और ये वाला जो है डॉट्स का है, ये TB के ट्रीटमेंट वगैरह का पूरा इसमें इंक्लूड होता है। अब ये बच्चा है जो गोद में बैठा है मदर की, देख पा रहे हो इसको, ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS, जो आंगनवाड़ी वाला था, बताया था मैंने, ठीक है, वो है ये ICDS। निक्षय, निक्षय क्या है? ये मोबाइल ऐप वाला प्रोग्राम है। शय पहली चीज़ तो TB के लिए काम में लेते हैं अपन वर्ड, तो ये मोबाइल ऐप प्रोग्राम है जिसमें पूरी जो मॉनिटरिंग और सब चीज़ें होती हैं, मॉनिटरिंग और सर्विलेंस होता है TB का प्रोग्राम का मोबाइल ऐप के थ्रू, निक्षय। ये देखो, इसमें बच्चे को लेटा के उसकी लेंथ नापते, इन्फेंटोमीटर हो गया, ये शैकिड स्टेप हो गई, शैकिड स्टेप में मिडा सेगमेंट लेस देन 12.5 होती है, तो सीवियर माल न्यूट्रिशन रेड जोन में होता है वो बच्चा। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। और हाँ, ये जो इसको हवा में लटका के बच्चे को वजन नाप रहे हैं ना, इसे कहते हैं सोल्टर स्केल। ये देखो, WHO ग्रोथ चार्ट है ये हेरपेंडाइज कैलिबर है, ट्राइसेप्स की उधर स्किन फोल्ड थिकनेस चेक करते हैं फैट के लिए। ये सारे बच्चे खाना लेके बैठ के खा रहे हैं। ये मिड डे मील प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में चलता है। पोषण अभियान, ठीक है, पोषण अभियान में इसमें PM's ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये पोषण अभियान अभी आगे आएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर होता है, और ये आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू पोषण अभियान अपने तक पहुंचता है। इसमें देखो ना, ये पौधा बन रहा है, या एक प्लांट जिसे कहें अपन, लीव्स आ रही है, तो पोषण अभियान इस टाइप का होता है। तो ये है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ओके, ये मदर बच्चे को चिपका के बैठी है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। यहाँ पर ये मच्छर है, ठीक है, इनके आगे से प्रोटेक्शन लगा रखी है। तो ये है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ये देखो, ये कमल का फूल है हाथ में, लेप्रेसी का है, ठीक है। लेप्रेसी में भाई ये जो होता है ग्रीन होता है, और एक पर्पल दवाई वाला होता है। तो ये ग्रीन वाला तो है पॉलीबैसिलरी एडल्ट ब्लिस्टर पैक, और ये वाला है मल्टीबैसिलरी एडल्ट ब्लिस्टर पैक। ये ध्यान रखना ज़्यादा। और इसका जो ऑनलाइन सर्विलेंस ऐप होता है उसे कहता है निकुस्ट। ओके, उसका कहता है निक्षय TB का। इसका ऑनलाइन ऐप जो होता है उसे कहते हैं निकुस्ट। ये तो समझ ही गए होंगे। एड्स,
ये है सुरक्षा क्लिनिक का। सुरक्षा क्लिनिक जो है एसटीडीज़ के लिए प्रोटेक्ट करता है। इसमें ये किट्स बता देता हूँ मैं आपको। वैसे तो ये डरवा वगैरह और उनका ज़्यादा इनमें आता है, बट मेरे को ट्रिक आती है इसकी अच्छी, तो मैं बता देता हूँ आपको। क्या क्या नाम था? सुरक्षा क्लिनिक। इसमें सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज होती है। अब देखो, पहली चीज़ आपको ये सब ऐसे याद होना चाहिए, किट 1 किट 2 सेम है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। किट 1 अगर है ना ग्रे है तो ग्रे ही रहेगा। ओके, मैं कलर्स याद कराऊंगा आपको पहले। किट्स मेरे को जितना पॉसिबल होगा तो याद करूँगा, बाकी आपको याद करने पड़ेंगे। कलर्स ज़्यादा टफ है तो मैं वो याद करा देता हूँ। देखो, ग्रे कलर, जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनके बाल कौन से कलर के होते हैं? वाइट एंड ग्रे कलर के होते हैं। और उनमें क्या दिक्कत होती है कि वो अपना जो एनो यूरोजेनाइटल और एनल जो होता है इनकॉन्टिनेंस पूरा खो बैठते हैं ओल्ड एज में। बिल्कुल ऐसे याद करना है। डेट मीन्स कि उनका अपने यूरिन पे और फीसिस पे कंट्रोल नहीं होता। तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो ग्रे कलर का किट देना है, और वहीं सेम अगर सर्विसाइटिस हो रहा है तो भी ग्रे कलर का किट देना है। अब बात करते हैं ग्रीन। ग्रीन में वेजिनाइटिस अगर किसी को है, वेजिनाइटिस कौन सा वेजिनाइटिस हो रहा है इसमें? ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस वाला, जो स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस होती है जिसमें सर्विक्स की, वो वाला। अब स्ट्रॉबेरी जो होती है ऐसी स्ट्रॉबेरी होती है और उसमें ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं, तो ग्रीन से याद रखना, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, स्ट्रॉबेरी सर्विस, ग्रीन कलर की पत्ती, तो ग्रीन वाला ये हो गया। फिर वाइट, देखो अब जेनाइटल अल्सर आ गए 3, वाइट ब्लू रेड, ठीक है, इन तीनों जेनाइटल अल्सर है। अब इसमें डिटेल दे नहीं रखी, बट मैं बताऊं, जो वाइट वाला जेनाइटल अल्सर होता है इसमें पेनिसिलिन दे सकते हैं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है तो उसमें अपन को, उसमें जितना मेरे को लग रहा है फ्लोरोक्विनोन, या अभी बताऊंगा नहीं, कंफर्म नहीं है इसलिए, ठीक है, वो देखना उस टाइम में जब पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें तो पेनिसिलिन काम करती है अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, ठीक है। मैं इसे देख के आता हूँ उनको। हाँ, तो देखो वाइट में जेनाइटल अल्सर है जिसमें आप पेनिसिलिन दे सकते हो, पर ब्लू में अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है तो आप इसके अंदर कौन सी देते हो? डॉक्सीसाइक्लिन देते हो। और जो रेड है वो भी जेनाइटल अल्सर है। अब आप बोलोगे सब इनमें डिफरेंस क्या है बॉस? तो ये तो होता है हर्पेटिक रेड वाले, और ये नॉन हर्पेटिक होता है। अगर नॉन हर्पेटिक है पेनिसिलिन दे सकते हैं तो वाइट में आएगा, और नॉन हर्पेटिक है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है तो ब्लू में आएगा, ठीक है। जैसे ब्लू पेन, ठीक है, और रेजिस्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। पेन कौन सा कलर होता है? ब्लू, तो उसका रेजिस्टेंट है तो वो ब्लू कलर में आएगा। इसमें दोगे एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। 5 में हर्पेटिक है तो उसमें हर्पेटिक में तो एसाइक्लोविर चला जाएगा। अब येलो, तो येलो में एंड में क्या आ रहा है? लो, तो इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन का हो गया। और ब्लैक, तो ब्लैक में क्या होगा इसमें कि ये स्क्रोटल स्वेलिंग या इनकॉग्निटो ब्यूगो, ठीक है, इनकॉग्निटो ब्यूगो, इसके लिए ब्लैक किट देते हैं। अब इनकॉग्निटो जो मोड होता है गूगल क्रोम का वो ब्लैक कलर का होता है, तो इससे ध्यान रखना कि ब्लैक वाला ये हो गया स्क्रोटल स्वेलिंग। देखो इसको सुन लेना, ठीक है, पर इसको याद आप उस चीज़ के साथ लिंक करके करना जब इसको डर्मा में या जहाँ भी आपको ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी में या डर्मा में जहाँ पर भी आएगा पूरा डिटेल में, तो वहाँ से इसको लिंक कर लेना कलर्स याद करने के लिए। अब ये देखो, ये इंद्रधनुष प्रोग्राम है, मिशन इंद्रधनुष, जिसमें जो कौन सी वैक्सीन्स आ गई थी, टीबी की, बीपीजी, पोलियो की, ओपीवी, आईपीवी, डीपीटी आ गई थी, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, रोटा, एमआर, आईपीवी, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, सारी वैक्सीन थी मिशन इंद्रधनुष। ये स्विच प्रोग्राम है जिसमें ओरल पोलियो की पहले 1 2 3 थे, अब 2 को हटा के इसको बाइवेलेंट कर दिया है ना, 1 और 3 ही देते हैं। ये वैक्सीन वायल मॉनिटर है, ठीक है, कि भाई अंदर वाला जो सर्कल है वो वाइट है अभी, बाहर डार्क है। अगर ऐसा है तो मीन्स गुड टू यूज़। अंदर बाहर वाला अभी भी डार्क ही है, ठीक है, वो तो डार्क ही रहता है देखो हमेशा। अंदर वाला वाइट से अगर थोड़ा सा डल हो गया है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट अगर वो बराबर कलर का हो गया या ज़्यादा डार्क हो गया तो वैक्सीन ख़राब हो गई है आपकी। ये कोल्ड चेन का है, ये देखो, ये ध्यान रखना, ये है डायल थर्मामीटर, डायल बना हुआ है तो डायल थर्मामीटर,
ये कोल्ड के लिए आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है, ये थर्मामीटर हो गया, ठीक है। डायल थर्मामीटर ध्यान रखना है इसको। ये आइस पैक है, 2 वैक्सीन आती है इसमें। ये कोल्ड चेन का बॉक्स हो गया, ठीक है। 4 आइस पैक होते हैं, 16 से 20 वैक्सीन इसमें कैरी कर सकते हो आप। फिर ये जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ये एनीमिया बुक भारत का हो गया। ब्लड ड्रॉप है, उससे याद रख लोगे आप। ये वाला जो है फोटो, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। ध्यान रखना, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और स्ट्रोक 3 चीज़ों के लिए है, ओके। ये फ़ोटो भी आया था लास्ट टाइम, आया था शायद लास्ट। इसे कहते हैं रूल ऑफ हेल्प्स। ये हाइपरटेंशन को शो करता है कि 100% पॉपुलेशन है ये, ठीक है। देखो ये 100% पॉपुलेशन है, उसमें से 50% हाइपरटेंसिव है। उनमें से 50% हाइपरटेंसिव को डायग्नोसिस हो चुका है। डायग्नोसिस होने के बाद भी जो 50% है उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, और जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है उनमें से 50% जिनको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है। 100 लोगों में से, ठीक है, देखो कितने इसमें बन रहे सेट। 100 लोगों में से 50 को हाइपरटेंशन है। अब जिनको हाइपरटेंशन है 50 को, उनमें से 50 को डायग्नोस हुआ है हाइपरटेंशन, 50 में से 25 को हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ है। अब उन 25 में से जिनको डायग्नोस हुआ है, ठीक है, 12.5% जो लोग हैं उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, और जो 12.5 जिनको मिल रहा है उनमें से जो है 6.75 के आसपास हुआ है जिनको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 5 हो गए टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए, ऐसे ध्यान रखना इनको आप। ये ब्रेस्ट अवेयरनेस का पिंक रिबन होता है, रेड रिबन एड्स का होता है। नेशनल IDD कंट्रोल प्रोग्राम है आयोडीन वाले के लिए ये वाला। फिर ये देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। इसमें 9 मंथ तक वुमेन का पूरा ध्यान रखा जाता है, फ्री एंटीनेटल चेकअप और केयर होती है। ये है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, ज़िंदगी चुनो तंबाकू नहीं है, हाथ में सिगरेट की जगह फूल है इसलिए, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई, ठीक है। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये आरोग्य सेतु तो याद होगा, ये कोविड वाला ऐप था, ठीक है। ये हो गया ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसमें 5 फ्लेम्स होती है DA में। ये देखो, ये नरेगा का है, 100 डे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है इसमें। ये IDSP है, इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर सर्विलेंस प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर सर्विलेंस प्रोजेक्ट। ये है नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ओके। तो यहाँ पे है डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल है, कि पहले आपको सबसे पहले डिज़ास्टर आते ही रेस्पॉन्स करो, रिकवरी करो, मिटिगेशन करो, उसको कम करने की कोशिश करो जो डैमेज हो रहा है उसको, और प्रिपेयर्डनेस करो, ठीक है। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है, पैसा बन रहा है ना बीच में, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है। ये आधार का फ़ोटो है। उजाला क्या है, उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, लाइट पहुंचाने का था इसमें, जगह जगह लाइट पहुंचाने के लिए था ये वाला। ये देखो सिलेंडर है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये देखो होता था उजाला जिसमें LED दे रहे थे, ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें सिलेंडर बांट रहे थे। फिर देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, और उजावला योजना एक अलग है। 3 में से एक कभी कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। अपन ने देखा उजाला तो LED बल्ब वाला है, अब उज्ज्वला है और उजावला है। उज्ज्वला में तो सिलेंडर बांट रहे हैं, और उजावला योजना में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए उजावला कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यूइंग रिहेबिलिटेशन एंड अच्छा, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का और वुमेंस का, ठीक है, सेक्स ट्रैफिकिंग वगैरह इन सब चीज़ के लिए उस पर कम करना उजावला योजना। देखो ना, हाथ खड़े होकर बच्चा और ये वाला मदद मांग रहा है हाथ ऊपर करके। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, सेव दी गर्ल चाइल्ड वाला हो गया। ये आयुष वाला है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा का है, ये ISI का है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ये FSI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एग मार्क है,
ब्यूरो ये है मानक पथ प्रदर्शक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये फ़ोटो बहुत रेयर है, मैं देख लो जेम्स लिंड ऐसा दिखता था, एडवर्ड जेनर है, ये सर लुइस पास्चर है, जॉन स्नो। एपिडेमियोलॉजी में देखो ये तो होता है ट्रायड जब होस्ट एजेंट इन्वायरमेंट की बात करें, पर टाइम आ गया तो वो ट्रायंगल बन जाता है। और इनके अगर डिटेल में अगर बात करें सब चीज़ों की, तो वो एपिडेम तो उसमें वो था ना, अच्छा ट्रायंगल तक ही था, ठीक है, ट्रायड था ट्रायंगल था, हो गया। ये वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी है मैकमोहन एंड प्यूक की। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी दी थी पैटर्न कॉफर ने, जो लास्ट थी सबसे बेस्ट है अब तक की। आइसबर्ग फिनोमिना हो गया, टिप हो गया, नीचे वाले कैरियर हो गए, ठीक है। लीड टाइम होगा बी से जो डी तक के बीच का लीड टाइम होता है, कि जल्दी डायग्नोस कर लेंगे तो फ़ायदा होता है वो चीज़। फिर कोवर्ट स्टडी का फ़ोटो है, ये बार देख लेना, इसमें कुछ नया नहीं है। ये एनालिटिकल स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है। ये देख लो कि जो ट्रायंगल पिरामिड शेड होता है ये डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलप्ड कंट्री का स्पिंडल शेड होता है, बीच में से फूला हुआ होता है ग्राफ। ये मेल कॉन्डम है, ये फीमेल कॉन्डम है, ये वेजाइनल स्पॉन्ज है, नॉन ऑक्सीनॉल 9 जिसमें होता है, ये वेजाइनल डायफ्राम है। जिस पर इंडेक्स देख लेना, इसका 520 है, 920, 2 to 14, 521। ये लिपल्स लूप है, ये कॉपर टी हो, ये मिरेना हो गया जिसमें कॉपर वायरिंग होती है, कॉपर टी हो गया। कॉपर टी में 380 वाला तो 10 साल चलता है, 385 5 एंड में आ गया तो वो 5 साल चलता है, ओके। कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सेंट क्रोमेन छाया जिसको 1 वीक देना, नॉन हार्मोनल होती है। अंतरा इसके इंजेक्शन आते हैं DMPA के, माला एंड माला डी गवर्नमेंट सप्लाई वाली आगे नीचे ये। यहाँ पे ये ट्यूबेक्टोमी है, ये वेसेक्टोमी का फ़ोटो हो गया। फिर बिलिंग ओव्यूलेशन मेथड हो गया नेचुरल वाला। और ये येलो बिन में कौन सा जाएगा, रेड बिन में। रेड बिन में मैंने बताया था कि भाई रिसाइक्लेबल रेड बिन में जाएगा, शार्प वाला वाइट में जाएगा, ब्लू में ग्लास वियर और ये मेटल वाले जाएंगे, बचे हुए सब खून खराब है जो भी चीज़ें कंटेमिनेटेड वो येलो में जानी है। ये ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव का कंट्रोल है जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। और ये सिमेट्रिकल ये था भाई 68 पे ±1 स्टैंडर्ड डिवीजन था, 95 पे ±2 स्टैंडर्ड डिवीजन था, 99 पर ±3 स्टैंडर्ड डिवीजन था। कैलकुलेट करना मैंने बता दिया था। और ये स्क्यूनेस होती है, ये मेरा लेफ़्ट है, ये मेरा राइट है, तो इसमें उल्टा नहीं होगा, इसमें सेम रहता है। ये राइट स्क्यूड है, ये लेफ्ट स्क्यूड है। अगर ये राइट स्क्यूड इस तरफ है तो मीन मीडियन मोड, ठीक है। ये इस तरफ है ना, तो मीन मीडियन मोड इसमें उल्टा होगा। और ये इस तरफ स्क्यूड है तो मीन मीडियन मोड इसमें इधर होगा। देखो ये WHO का फ़ोटो है जिसमें अर्थ में सांप है। ये UNO का फ़ोटो है जिसमें ऐसा हो रहा है। और ये बच्चा और है तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म में ही बच्चा और ये नाम आ रहा है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, और ये है इंटरनेशनल रेड क्रॉस। ये डेमोग्राफिक साइकिल है, फर्स्ट स्टेज हो गया, इसमें क्या नाम बताया था मैंने, हेल्थ, हाई, स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग और लो स्टेशनरी। उसके बाद में सॉरी ये डी तो था इसके बाद में, वही मैं सोचना गड़बड़ है, तो डी इसके बाद डिक्लाइन, ओके। मॉस्किटोज देख लो। अब देखो ये वाला जो मॉस्किटो है, ठीक है, इसका जो लार्वा है पानी की सरफेस पर आता है। दूसरा ये 45 डिग्री पर बैठ के काट रहा है, इसके विंग्स पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं तो ये एनाफिलस मच्छर है। ये वाइट वाला है तो ये एडीज हो गया, इसके लार्वा की साइफन ट्यूब होगी, ठीक है। ये एडीज इजिप्टी मच्छर है। और ये देखो ना, ये काट भी तो एंगल पे रहा है, हंच बैक पोस्चर है ना इसका, और सेम ही मच्छर होगा, ठीक है। क्यूलेक्स है, देखो सेम वही इस तरीके से काट रहा है, पर इस पर वाइट स्ट्रैप्स नहीं है तो इसको क्यूलेक्स बोलेंगे। और बिल्कुल काला कुलूटा बैंगन लूटा मच्छर जो होता है वो मैनसोनिया मॉस्किटो होता है, वाटर वाली रूट से लेता है, एक्वेटिक प्लांट्स में जो ग्रो करता है। ये मीजल्स के रैश है, कॉपरिक स्पॉट हो गया। ये चिकन पॉक्स के रैश है,
ठीक है। कम्युनिकेशन मेथड है, ये देखो फोकस ग्रुप डिस्कशन है, ORS का डेमोस्ट्रेशन चल रहा है यहाँ पर। ये स्लिंग साइकोमीटर है टू मेजर एयर ह्यूमिडिटी, ये मैंने बताया था जो उसका वाला चिकन वाला, ठीक है, विंड वैन हो गया। ये काटा थर्मामीटर है ब्रो, एक डायल थर्मामीटर था वो टेम्परेचर के लिए था, काटा थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए होता है, ये लो एयर वेलोसिटी को या कूलिंग पावर ऑफ एयर को चेक करने के लिए होता है। ये मैंने बताया था बीकर वाला, स्टार्च आयोडाइड इसका इंडिकेटर होता है, हॉरेक्स एपरेटस क्लोरीन वाला होता है, ये क्लोरोस्कोप है। ओके, ये बाइटोइड स्पॉट्स हो गया, पैर में दिक्कत है, ठीक है, जो नर्व की दिक्कत होगी मतलब लेथारिज्म। और एक गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है जिसमें आयरन बीटा कैरोटीन रिच होता है। टॉक्सिन अच्छे से देख के जाना ना, ये PSN में, इसमें फॉरेंसिक में PSN दोनों में कॉमन है। दांत में दिक्कत है मतलब फ्लोरीन में डेंटल फ्लोरोसिस होगा, ये बायो हजार्ड का फोटो है, ये रेडिएशन का हजार्ड का फोटो है, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का फोटो है। अगर ये फैल रहा है ना बाहर तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, और सिर्फ फैन बना हुआ है तो रेडिएशन हजार्ड है, और ये बायो हजार्ड है। ये पॉइंट सोर्स, हाँ ये था कि भाई आया और चला गया, पॉइंट सोर्स एक्सपोजर है। और मल्टीपल सोर्स पॉइंट सोर्स एपिडेमिक है कि भाई चल रहा है पर एक ही साइकिल में सब खत्म हो रहा है। ओके, एक देखना इसको, एक्चुअली क्या रिपीटेड चीज़ें हैं, ये PDF में से ले लेना, मैं टेलीग्राम कर दूँगा, और इसको अच्छे से देखना, ठीक है। ये फ़ोटोज़ से ना 4 से 5 क्वेश्चन इस PDF के 10-5 पन्ने जो है ना फ़ोटोज़ के, उनसे आपके क्लियर हो जाएंगे एग्जाम में। फिर देखो ये प्रोपोगेटेड एपिडेमिक का फ़ोटो है, ठीक है। ट्रेंड ऑफ अ डिजीज़ जो सेक्युलर ट्रेंड होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे चल रहा होता है कॉन्स्टेंटली। ये सीजनल ट्रेंड है, हर साल किसी स्पेसिफिक टाइम में आता है, बढ़ता है। देखो जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ इसका, कि जनवरी 2007 में आया, ठीक है, उसके बाद फिर जनवरी 2008 में आया स्पाइक, उसके बाद फिर जनवरी 2009 में स्पाइक आया, तो ये सीजनल ट्रेंड है। ओके, ये फ़ोटो देखना है, ये हेड लाउज है, ये बॉडी लाउज है, ये क्रैब लाउज है, क्रैब जैसा दिख रहा है ये तो वैसे ही। ये वेक्टर देख लेना, ठीक है। वैसे देखो, अब देखो इसको मच्छर मत मानना, ठीक है। ये सैंड फ्लाई है, पहला वाला फ़ोटो जो ये है सैंड फ्लाई का है, ये जो है रेडविड बग है, और ये चूहे जैसा दिख रहा है तो ये रेड फ्लिया है, मोटा सारा ना, तो ये रेड फ्लिया है। जो सैंड फ्लाई होता है वो विसरल लिशमेनियासिस करता है, काला सा, क्यूटिनस लिशमेनियासिस करता है, ओरिएंटल सोर, ठीक है। रेडविड बग है, अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस से चांगस डिसीज करता है। रेड फ्लिया ज़िनोफिला चिपोसिस है, ब्यूबोनिक प्लेग एंडेमिक टाइफस शिग्रोसिस करता है, ध्यान रखना है इनका ना। ये सॉफ्ट टिक है, जिसकी शक्ल नहीं दिख रही, जिसकी शक्ल दिख रही है वो हार्ड टिक है, ठीक है। ये डिसीज़ कर रहे हैं अपनी अपनी देखना। सैम्पलिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे रैंडमली देख रहे तो रैंडम सैम्पलिंग होगी, कोई भी कहीं भी घुस रहा है। इसमें सिस्टमिकली हो रहा तो सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग बोलेंगे इसको। ये फ़ोटो देख लेना, पर इसमें तो कुछ खास है नहीं है ना। ग्राफ्स हो गए, इसमें देखो ये पॉलीगन बना रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और एक कर्व बना दिया तो फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया। फ़ोटो ये हिस्टोग्राम का था। अगर जगह नहीं है बीच में तो बार चार्ट हो गया। अगर मैं इनको ऐसे बांट रहा हूँ तो कंपोनेंट हो गया, और अगर इसको ऐसे बांट रहा हूँ तो वो मल्टीपल हो गया। स्कैटर डायग्राम, ठीक है। ओगाई तो हमेशा ऊपर ही बढ़ता है, लाइन डायग्राम देख लिया, ओगाई ऊपर बढ़ता हुआ देख लिया। स्कैटर डायग्राम, ठीक है, ये बताता है पॉजिटिव है इसमें, इसका मतलब इसमें लिंकिंग है नहीं है या फिर क्या सिस्टम है ना। स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स जो होते हैं, स्टैटिस्टिकल ग्राफ में ये तो होता है फनल प्लॉट, फ़ोटो ध्यान रख लेना बस, ये होता है फनल प्लॉट। मेरे को भी इतना ही पता है इसमें, ठीक है। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया इन चीज़ों का है, पाई चार्ट तो देख समझ आ ही जाएगा। ये फनल प्लॉट का फ़ोटो है, ये फॉरेस्ट प्लॉट का फ़ोटो है बस। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है PSM की फ़ोटोज़। मेरे से PDF ले लेना, इसमें सारी सब्जेक्ट्स की जितनी भी मतलब अच्छे पिक्स वगैरह देखनी होती है, इसको 3 से 4 बार देख के जाना, और जो डिटेल्स है ना इसमें वो भी पढ़ के जाना, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये ना। तो इसको फिनिश करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपन हेल्थ प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे।